आपने डिस्क्लेमर बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि मेरे जो भी विचार मैं इस वेबिनार में व्यक्त कर रहा हूं वे मेरे अपने निजी विचार हैं। मेरे कार्यालय या एम्प्लॉयर का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। पुनः नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आयोजकों संज्ञार्थ फाउंडेशन और प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं मैडम प्रोफेसर अर्चना पॉल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। और मैं अपने प्रीवियस स्पीकर्स पैनलिस्ट प्रोफेसर दिनेश सिंह, प्रोफेसर समी खान और डॉक्टर किरण हजारिका का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। और इसे जैसे हमारी भाषा में बोला जाता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, नदी के नीचे जो पानी होता है उन्होंने उस पर काफी विचार व्यक्त करा है। जो पानी नीचे की तरफ आता है, हायर एजुकेशन, रिसर्च, डिग्री और कई तरह की चीजों पे, मैं इस विचार को थोड़ा अप स्ट्रीम ले जाना चाहूंगा। और अप स्ट्रीम मतलब स्रोत पे, उद्गम पे, कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसका कैसे उल्लेख करा गया है, किस प्रकार से उद्गम को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। और उसके लिए जब जब मुझे आमंत्रित किया प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह ने, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया था। मैं थोड़ा सा डर भी रहा था कि इस विषय में मैं कैसे बोलूंगा, क्योंकि मैं शिक्षाविदों, गुरुजनों के सामने हूं और ये थोड़ा सा मेरे लिए एक मुश्किल, एक कठिन विषय हो जाता है। फिर मैंने प्रयास करा और मैंने फिर जब पॉलिसी पढ़नी शुरू करी तो मैंने रियलाइज करा कि इस पॉलिसी में संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की छवि आपको हर पेज पे दिखाई दे जाती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम सस्टेनेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह माना जाता है संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा कि हमारे जो विकास होते हैं, किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में ले सकते हैं, विकसित और विकासशील दोनों के लिए संदर्भ में, वो गेन्स, हमारे डेवलपमेंट गेन्स रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स मीन्स कि फिर हम पीछे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे सतत नहीं होते। सतत इसलिए नहीं होते कि हम मूलभूत, बहुत ही फंडामेंटल स्टेप्स को लेने में चूक कर जाते हैं विकास की प्रक्रिया में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन 17 गोल बनाए गए हैं, 17 लक्ष्य हैं, जिसके टोटल 169 टारगेट्स हैं। तो उनके माध्यम से समस्या को टैकल करने का प्रयास किया है और इन सभी गोल्स को 2030 तक अचीव करना है। इस गोल को 2015 में अपनाया गया, जिसपे प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनुमोदन किया, इस पे जो है अपनी सहमति लगाई। तो ये था बहुत ब्रीफ परिचय। अब ये कैसे, जब हम इन गोल्स की बात करते हैं और शिक्षा नीति की भी बात जब हम करेंगे, मैं दोनों में बीच में आता जाता रहूंगा, तो आप पाएंगे कि ये सभी गोल आप अलग करके नहीं देख सकते। सभी गोल कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और शिक्षा नीति के संदर्भ में कई गोल सीधे सीधे अप्लाई करते हैं। तो पहला तो मैं इसको लेना चाहूंगा, और जिसका जो है शिक्षा नीति के पहले ही पेज पे, दूसरे पैराग्राफ पे उल्लेख किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4। मैंने बताया 17 गोल है, तो नंबर 4 पे इसको दिया गया है कि इसमें कहा गया है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन गोल 5 क्या कहता है? गोल 5 कहता है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। ध्यान दीजिएगा, वीमेन एंड गर्ल्स की बात करी गई है। गोल 3 क्या कहता है? हेल्दी लाइफ्स, इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग। सभी को स्वस्थ बनाएं और सभी के वेल बीइंग के लिए प्रयास करें, उनको जो है बढ़ाएं। गोल 2 है भुखमरी मिटाना। गोल 1 है निर्धनता का विनाश करना, उन्मूलन करना। गोल 8 क्या कहता है? प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। सभी के लिए रोजगार। गोल 10 कहता है असमानता घटाना, राष्ट्र में और राष्ट्रों के मध्य में। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गोल 6 क्या कहता है? इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सभी के लिए पानी और सैनिटेशन, स्वच्छता की को प्रोवाइड करना।
गोल 16 अंतिम जो से कनेक्टेड मैं देखता हूं वो ये है, पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज। पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज का क्रिएशन करना, सभी को न्याय और सभी के लिए इफेक्टिव, अकाउंटेबल, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल। तो ये मैंने बहुत ब्रीफ सा परिचय दिया। इसका कारण यह है कि जब हम अप स्ट्रीम जाते हैं तो शिक्षा नीति को, और यहीं पे अब शिक्षा नीति की बात आती है, तो मैंने देखना शुरू करा पॉलिसी को, तो चूंकि मैं काफी समय से अब न्यूयॉर्क में काम कर रहा हूं, उसके और भी जगह काम कर रहा है राष्ट्र के बाहर, तो हमारे यहाँ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करी जाती है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात यह होती है कि जब हम बात करते हैं शिक्षा की, जब हम बात करते हैं छात्रों की, जब हम बात करते हैं शिक्षकों की, तो इनमें महिलाएं एब्सेंट होती हैं। लड़कियां, हमारी जो गर्ल कन्या है वो एब्सेंट है हमारे, उनका हम ये माना जाता है कि हम पुरुषों की ही बात कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग से पहली बात यह है कि ये हम लोग देखते हैं कि हमने महिलाओं, कन्याओं और महिलाओं की स्पेसिफिक जो उनकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं उसको हमने ध्यान में लिया है। ड्रॉप आउट कर जाती हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनको हमने किसी नीति में समझने का प्रयास किया है। तो पहले यह शुरुआत वहां से होती है। तो जब मैंने पॉलिसी देखना शुरू करा तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। मैंने जब चैप्टर वाला पहला ही पेज देखा उसमें कि जिसमें सब चैप्टर्स की बात करी गई है, तो कहीं पे भी जेंडर को लेकर के कोई चैप्टर नहीं था, कोई अध्याय अलग से नहीं बनाया गया। लेकिन जब मैंने नीति पढ़ना शुरू करा तो मैंने पाया कि इसमें काफी जो है दो चीजों पे, रादर तीन चीजों पे जोर दिया गया है। तो जेंडर शब्द का प्रयोग करा गया है कि अब जेंडर सेंसिटिव हमारी शिक्षा नीति होनी चाहिए, हमारी शिक्षा होनी चाहिए, टीचर्स भी जो है, हमारे जो पढ़ाई की पद्धति है वो भी जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात जो उठाई गई है, इसमें गर्ल्स एजुकेशन की भी बात उठाई गई है, वीमेन्स एजुकेशन की भी बात उठाई गई है। और ये पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरी शिक्षा नीति पे कई जगह पे आपको इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा कि महिलाओं की और कन्याओं की बात करी गई है, एक जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन की बात करी गई है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इसको उन्होंने बात करी है सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स, SEDG। मतलब जो हमारे जो है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, इसमें इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को उसमें बात करी गई है, उसमें ले आए हैं। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये करी गई शिक्षा नीति में कि कमिट टू रिमूविंग डिस्पैरिटी in access to education and reverse under representation। अर्थ यह हुआ कि जो डिस्पैरिटी है, जो कन्याओं को जो मुश्किलें आती हैं स्कूल जाने में, शिक्षा पे आने में, उसकी जो है उस डिस्पैरिटी को रिमूव करने की बात करी गई है। और एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जब मैं रहता था भारत में, और हमने अभी भी देखा है, हम आम मध्यम परिवार में कोई महिला आपके घर में आती है, काम करती है, बर्तन साफ करेगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, कभी वो महिला किसी कारणवश नहीं आ पाई बीमारी के कारण, या तो अपनी किशोर लड़की को भेज देगी। तो ऐसा हुआ, जब घर में आई तो पूछा गया, भाई क्या हुआ, माँ तुम्हारी नहीं आई? तो जवाब दिया, नहीं माँ बीमार है। तो क्या हुआ कि माँ के लिए, एक निर्धन परिवार के लिए यह आवश्यक है कि एक बच्चा भी, एक किशोरी भी, एक बच्ची, एक किशोरी भी एक क्या बोलते हैं, एक धन कमाने का एक साधन है उनके लिए। जो है अगर एक दिन काम पे नहीं जा पाते तो वो जो है उनकी एक दिन की इनकम चली जाती है, मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो अपनी बच्ची को स्कूल ना भेज करके माँ कहती है, भाई तुम चले जाओ और जो है लोगों के घर में काम कर दो। और हम भारतीय भी एक तरह से उदासीन से हो गए हैं। हम ये नहीं कहते, नहीं बेटी तुम अपने स्कूल जाओ, आज काम नहीं आए कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जो है माँ को कुछ नहीं कहेंगे, कोई पैसा नहीं काटेंगे। लेकिन अभी किस चीज से लिंक है, बीमारी भी किस चीज से लिंक है? ये सैनिटेशन से, सैनिटेशन की कमी है, हेल्थ सुविधाओं की कमी है, इंश्योरेंस की कमी है, निर्धनता है, घर में साफ पानी नहीं आता। हम आम मध्यम वर्गीय परिवार इसको महत्व नहीं फील कर पाते, क्योंकि हमने नल खोला और पानी आ गया। लेकिन इसी निर्धन परिवार को आप एक विलेज के कंटेक्स्ट में देखिए, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखिए, माता पिता की क्या प्रेफरेंस रहेगी, या माता की, कि बच्ची जाए सुबह पानी लेकर के आए, कुएं से, कहीं दूर तालाब से, नदी से 2 किलोमीटर दूर जाना, 2 किलोमीटर दूर फिर वापस लौट के आना भरे पानी के साथ। तो उसके लिए यह आवश्यक है कि बच्ची घर में पानी लाए, ना कि स्कूल जाए।
तो जो मैं कहना चाहता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ मैं फिर वापस लौट रहा हूं कि ये जो है ये अपस्ट्रीम को फिक्स करने का प्रयास करता है, और यही चीज शिक्षा नीति में भी है। मतलब अगर आप सैनिटेशन को, अगर आप निर्धनता को, स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो उससे बाकी चीजें भी आपके उस पर असर नहीं आएगा। कितनी भी शिक्षा नीति बना के बैठ जाइए, उसका असर जो है व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही देखेगा, उसका परिणाम भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही नजर आएगा, सामने आएगा। यह नहीं हो सकता कि आप प्राइमरी एजुकेशन को इग्नोर कर दें और अब बढ़िया रिसर्च आगे निकाल लें। यह नहीं हो सकता कि हम जो है गांव के स्कूल को इग्नोर कर दें, गांव की शिक्षा को, वहां के परिप्रेक्ष्य को इग्नोर कर दें और हम चाहेंगे कि हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना लें। यह संभव ही नहीं है। इस पे मैं अगली बात पे आता हूं कि इसमें जो है आप देखेंगे कि इसमें दो बात करी गई है, जेंडर इक्वलिटी और पैरिटी की शिक्षा नीति में। इक्वलिटी, सभी को समान अधिकार मिले, चाहे लड़कियां हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, महिला पुरुष हो, लेकिन पैरिटी बराबर। 50% महिलाएं अगर समाज में हैं तो 50% महिलाओं को उनके अनुपात के अनुसार शिक्षा में, पढ़ाई से लेकर के अध्यापन और बाकी रिसर्च में हर जगह पे उनकी वही भागीदारी हो, समान भागीदारी हो। और यहां पे एक चीज आप बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बोलना चाहूंगा कि महिलाएं हम लोग के, ये केवल हमारे भारत की बात नहीं है, विकसित देशों में भी महिलाएं आंकड़ों से गायब है। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण कैसे है, कार की सीट बेल्ट जो बनी है वो पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, हमारी शारीरिक संरचना को लेकर बनाई गई है। तो जब एक्सीडेंट होता है कार का कभी, तो उसमें महिलाओं को चोट लग जाती है जबकि वो सीट बेल्ट पहनी रहती हैं उसके बावजूद भी। दूसरा उदाहरण लीजिए, हमारे जो हार्ट अटैक होते हैं उसके जो इक्विपमेंट बने हैं पुरुषों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। महिलाओं को ट्रीटमेंट में दिक्कत आती है, उनकी जो है जो बीमारी है, उनकी जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पाता। तीसरा ले लीजिए, और ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कुछ समय पहले बोला था, मैं उनसे कोट कर रहा हूं उनकी स्पीच से, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो फरवरी में बोली है उन्होंने, शायद मेरा ख्याल है 26 फरवरी को। तीसरा उदाहरण, 50 से अधिक पुरुष अब तक स्पेस जा चुके हैं, अंतरिक्ष। बहुत कम महिलाएं गई हैं। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष सूट जो बनते हैं पुरुषों के अनुसार बनते हैं, तो महिलाओं के फिट ही नहीं होते। कार्यालयों में जो एसी चलते हैं, मैं एसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों के शारीरिक टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं, महिलाएं ठुठुरती रहती हैं। तो जो मैं बात कहना चाहता हूं ये है कि महिलाओं की आवश्यकताएं थोड़ी अलग है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगली बात क्या करती है हमारी एजुकेशन पॉलिसी? तो ये कहती है कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज एजुकेशन लेवल्स फॉर दीज एसडीजीज। एसडीजीज की बात जो है करी गई है, बस संदर्भ में है। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा? सरकार ने कहा, इसमें शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि दूर दराज क्षेत्रों में स्कूल होते हैं, वहां पे कन्याओं को स्कूल जाने में दिक्कतें आती हैं, तो उसके कई तरह के उनके जो और समस्याएं हैं, निर्धनता समस्याएं हैं, तो उसके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की बात करी गई है। उसके लिए एक फंड स्पेशल बनाया जाएगा जिससे जो है ये महिलाओं की कैपेसिटी, उनकी क्षमताओं को जो है बढ़ाए और सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन, लड़कियों को, गर्ल्स को प्रदान करा जाए। गर्ल्स को ट्रांसजेंडर शब्द भी प्रयोग करा गया शिक्षा नीति में। फ्री बोर्डिंग की बात करी गई है ऐसे स्कूलों में जहां पे महिलाओं को जो दिक्कत होती आने में, उनकी सुरक्षा की बात करी गई है क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद साइकिल, कि उनको साइकिल दिया जाएगा, उनके लिए सैनिटेशन की बात करी गई है, टॉयलेट्स की बात करी गई है, शिक्षा नीति में लिखा हुआ ही है। और कंडीशनल कैश ट्रांसफर, कि अगर आप स्कूल जाएंगे तो उसके लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफर की व्यवस्था भी है। तो ये जो है ये काफी महत्वपूर्ण बात इसमें करी गई है। जो कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था होगी, अगर आप उसके सामने शिक्षा नीति को रखेंगे तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर इंक्लूजन, जेंडर पर्सपेक्टिव के आधार पे ये शिक्षा नीति पूरी तरह से खरी उतरती है। यह शिक्षा नीति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से भी खरी उतरती है क्योंकि इसमें इनकी बात करी गई है कि जो है कैसे स्वास्थ्य की, कैसे सैनिटेशन, निर्धनता, इन सब की इसमें जो है ध्यान दिया गया है। पानी का, कि कैसे सभी के घरों में पानी पहुंचाना है। फिर इसमें इन्होंने शिक्षा नीति में एक और बहुत अच्छी बात करी गई है कि इसमें जब ये बात करते हैं सोशली, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में, तो उसमें जेंडर बेसिस पे लोगों को इंक्लूड करा गया है, सामाजिक सोशियो कल्चरल आधार पे, ज्योग्राफिक आधार पे, डिसेबिलिटीज, दिव्यांगों को इसमें लाया गया है, माइग्रेंट्स को, लो इनकम हाउस होल्ड को,
विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि कई बार कन्याओं का, लड़कों का भी और लड़कियों दोनों का ट्रैफिकिंग होती है। लोग उनको खरीदते हैं, उनका फिर बेच देते हैं, उनको शोषण होता है। तो उन ट्रैफिकिंग की बात इस पॉलिसी में करी गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम लोग के लिए आम बातचीत में, भारतीय बातचीत में कहीं ये भूले बिसरे लोग होते हैं, तो उनकी बात करी गई है। बेगर्स की बात करी गई है, और ऑर्फन, जिनके जो है परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, तो उनको उसमें इंक्लूड करा गया इस पॉलिसी में। फिर अब इसमें अगली बात हम आते हैं, और यहां पे थोड़ा सा मैं वर्ल्ड बैंक की तरफ जाऊंगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, ये इनकी थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट शिक्षा पे ही निर्धारित है। और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि वी कांट फिक्स व्हाट वी डोंट नो। हम जो है किसी चीज को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक हमें पता ही ना हो कि हमें ठीक क्या करना है। और ये क्या कहता है कि जो है हमारे पास राइट डेटा ही नहीं है कि ऑन हाउ एंड हाउ मच चिल्ड्रन आर लर्निंग, कितना, कैसे और कितना बच्चों को जो है कितनी लर्निंग हो रही है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसमें क्या बात करी गई है शिक्षा नीति में असेसमेंट ऑफ लर्निंग लेवल्स टू बी डन बाय परख। एक परख टाइप की संस्था बनाई जाएगी जो है इसको लर्निंग को असेस करेगी, एक्ट ऑन एविडेंस, कि आपके सामने क्या जो है क्या साक्ष्य है, और अलाइन एक्टर्स एंड सिस्टम टू मेक द होल सिस्टम वर्क फॉर लर्निंग। एक्टर्स एंड सिस्टम, एक्टर्स अध्यापक हुए, गुरुजन हुए, प्रिंसिपल हुए, प्रशासनिक अधिकारी हुए जो शिक्षा को चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हुए भारत सरकार के, प्राइवेट शिक्षा संस्थान हुई, तो छात्र हुए, छात्राएं हुई, और सिस्टम हुई शिक्षा नीति। पूरा का पूरा क्या पढ़ाएंगे, क्या पुस्तक रखी जाएगी, क्या चीजें हैं, तो उसको अलाइन करने की बात करी गई है। दूसरी बात ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि, और ये वर्ल्ड बैंक ने भारत का एग्जांपल दिया है, मैं रिपोर्ट में इसमें लिखा हुआ है कि जब वो भारत में गए तो उन्होंने देखा, जो 2018 की रिपोर्ट में है, कि कक्षा 3 के, ग्रेड 3 के 3/4 मतलब 75% बच्चे दो डिजिट, जैसे आपका 12 से उन्होंने कहा कि 13 से आप 11 घटा के बताइए कितना होगा, तो उस घटाना को नहीं कर पाए। और कक्षा 5 में केवल आधे 50% बच्चे ही एक जोड़ घटाना कर पाए, जो बहुत बेसिक होता है। तो उसमें बात करी गई है कि जो है कि गरीब निर्धन देशों में केवल 5 में से 1 बच्चा प्राइमरी स्कूल में मैथ और रीडिंग में प्रोफिशिएंट होता है। तो उसमें जब शिक्षा नीति में एक शब्द और प्रयोग करा गया है, ये शुरू में ही आया है, शुरू में ही लेके आए हैं शिक्षा नीति में, न्यूमरेसी एंड लिटरेसी अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3। जैसे लगता है कि शिक्षा नीति जिन्होंने जब बनाई है भारत में, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को संदर्भ में लिया है, विश्व बैंक का डॉक्यूमेंट हो, आपका संयुक्त राष्ट्र का डॉक्यूमेंट हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भारत में भी हमारे यहाँ इतने शिक्षाविद हैं, कहीं ना कहीं इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि भारत में क्या कमी है, कि ये चीज इसमें रिफ्लेक्ट हुई है शिक्षा नीति में। और कई जगह पे लिटरेसी और न्यूमरेसी, लिटरेसी की आप जो है बेसिक पढ़ लिख सकें, कोई आपसे जयशंकर प्रसाद की कमाई पढ़ने को नहीं बोल रहा है, लेकिन एक बेसिक पढ़ाई लिखाई हो सके। न्यूमरेसी की जोड़ घटाना गुणा भाग आप बेसिक कर सके बिना कैलकुलेटर, बिना सेलफोन की मदद से, तो इसकी बात करी गई है। फिर इसमें आगे आप चलिए थोड़ा सा, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जब आप जो है प्री स्कूल से शुरू करते हैं, तो अचीवमेंट बिटवीन रिच एंड पुअर चिल्ड्रन ग्रोज विद एज। तो इन्होंने पाया कि जो हमारी जो, देखिए यही असमानता है, यहीं से इनइक्वालिटी शुरू होती है, कि गरीब बच्चा जो गांव में है, जो मैंने जिसका उदाहरण दिया, बच्ची जो बैठी हुई है, जिसको पानी लाना होता है, घर साफ करना होता है, माता पिता में से कोई बीमार हो गया तो घर में जाके काम करो, किसी और के बर्तन मांजो, या जाके खेत में काम करो मजदूर की तरह, क्योंकि उनके लिए इनकम आवश्यक है, ना कि बच्चों की पढ़ाई। तो गैप वहां से शुरू हो गया, और फिर वो गैप धीरे धीरे और आप ये मत सोचिए कि हम इलाहाबाद प्रयागराज में बैठे हुए तो उससे हम उस गैप से बाहर निकल गए। वही गैप एग्जैक्टली आप प्रयागराज में जो बैठे हैं और जो दिल्ली में बैठा हुआ छात्रा है, या आपका जो है किसी और मेजर सिटी सेंटर में है, शैक्षणिक सेंटर में है, वही गैप वहां पे भी क्रिएट हो रहा है, और ये असमानता बढ़ती चली जाती है।
इस समानता को मिटाने का प्रयास करा जा रहा है इस शिक्षा नीति के द्वारा। फिर इसमें जो है ये कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि लर्नर्स आर ऑफन फेल्ड बाय देयर स्कूल्स एंड टीचर्स। जो छात्र हैं कई बार वो जो है अपने टीचर्स और स्कूल के द्वारा ही फेल कर दिए जाते हैं। फेल करना मतलब कॉपी किताब पे नहीं, मतलब वो जो है उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति ही नहीं कर पाते, ये पाया गया है। And there is too little measurement of learning। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम लोग मेजर ही नहीं करते कौन कैसा कितना लर्न कर रहा है, क्या कर रहा है। मेजरमेंट ये नहीं हुआ कि अपने एग्जाम में जाके क्या लिख दिया, एग्जाम में रट्टा मारा किसी ने, आपने कुछ क्वेश्चन गेस कर डाले, वो लिखना अलग नहीं होता। लर्निंग ये होती है कि क्या जो है बेसिक न्यूमरेसी कि अगर आपको हम जो है कुछ जोड़ घटाना दे दें तो क्या कर पाएंगे, कक्षा 5 का बच्चा, ये लर्निंग उसकी बात हो रही है। तो ये क्या है, शिक्षा नीति में क्या बात करी गई है, शिक्षा नीति में बात करी गई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पाया इसमें कि एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, रट्टा मत मारिए, आपकी समझ पे ज्यादा जोर दिया गया है। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या होता है, ये मैं कई बार अक्सर देखता हूं न्यूयॉर्क में कि कई बार भारतीय बच्चे कभी वो रिटर्न तो निकाल ले जाते हैं, जब इंटरव्यू में सामने आते हैं वो तो वो सोचते हैं कि इंटरव्यू में उनकी नॉलेज को हम टेस्ट करेंगे या टेस्ट करा जाएगा, जो भी होगा, जो भी लोग होते होंगे जो टेस्ट करने वाले होते होंगे न्यूयॉर्क में या और कहीं भी किसी संदर्भ में, उस समय इंटरव्यू में नॉलेज नहीं टेस्ट करी जाती। वहां पे क्या टेस्ट करा जाता है, वहां पे हम टेस्ट करते हैं, वहां पे जो लोग होते हैं टेस्ट करते हैं कि आपकी टीम वर्क कैसा है, क्या आप किसी टीम में काम कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह पूछे जाते हैं कि आपकी उस क्षमता को पकड़ा जा सके। आप उसकी तैयारी भी करके चले जाएंगे किसी कोचिंग क्लास में, तब भी वो पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप जो जवाब देंगे। एविडेंस बेस्ड इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपसे जो है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हम चेक करी जाती है, आप चेक करा जाता है कि आप जो है कैसे अपने वर्क को प्लान करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ पे अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। फेल क्यों जाते हैं, सब्जेक्ट में तो बहुत होशियार हो सकते हैं, बहुत रट्टा मारा होगा, जो भी होगा, जो भी विषय वस्तु का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और रिटर्न पास कर गए, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां पे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप नक्सलवाद की हिस्ट्री बताइए या आप किसी और चीज के बारे में या बतलाइए कि ये नरेगा के बारे में बताइए, नहीं, ये सब नहीं पूछा जाता। ये एक आम जो है किसी भी, जब आप जॉब में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे भारत के बाहर, तो वहां पे सब स्किल लिखी जाती है। और इस स्किल में एक आम भारतीय छात्र कहीं पे खरा नहीं उतर पाता। मुझे भी ये समस्या आई थी शुरू में, मैंने पहले जब 2-3 मेरे साक्षात्कार हुए थे तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए तो मैं एकदम से चकरा गया कि पूछा क्या जा रहा है। मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था इस तरह का कि कभी टीम में आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, और अगर आप कहते हैं नहीं कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो गलत आंसर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीज है बहुत ही, मैं इसका स्वागत करता हूं कि इसमें शिक्षा नीति में इसकी बात करी गई है कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क का विकास करना, लाइफ स्किल सच एज कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड रेजिलियंस, इसका विकास करना। तो इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नेटवर्क डेवलप होता है। वर्टिकल नेटवर्क ये हुआ शिक्षा नीति में, या आप किसी कंटेक्स्ट में देखें कि वर्टिकल हुआ ऊपर टॉप जो है शिक्षाविद, प्रशासनिक जो प्रिंसिपल हुए लेकर के छात्र तक हुआ। हॉरिजॉन्टल नेटवर्क ये हुआ कि छात्रों के बीच में कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है, शिक्षकों के बीच में कैसे हो रहा है। प्रोफेसर दिनेश सिंह ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में कि 2 कॉलेज एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे हैं, 2 आपस में कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है एक हमारे बहुत ही बड़ी जो है एक अक्षमता को उजागर करता है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लिंकेज है ही नहीं, इसे हम हॉरिजॉन्टल लिंकेज बोलते हैं। फिर अगली बात जो करी गई है वो बात करी गई शिक्षा नीति में रेस्पेक्ट फॉर लोकल कंटेक्स्ट। मैं भाषा पे नहीं आऊंगा, भाषा पे बहुत लोग बोल चुके होंगे। कारण ये है, और ये उसकी बात करी गई है, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसकी बात करी गई है। रेस्पेक्ट फॉर लोकल कंटेक्स्ट क्या हुआ, जब मैं पढ़ता था बचपन में, कुंडा हरामगंज पे मैं गया हूँ स्कूल पे, तो वहां पतझड़ था, जो हमारे जो सीजन होते उसमें पतझड़ भी था। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि पतझड़ होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी पेड़ जो है, कभी भी पत्तियां पूरी का पूरा पेड़ जो है खाली नहीं हो जाएगा। जब विदेश आया तब मैंने देखा कि पतझड़ का मतलब ये होता है कि एक भी पत्ती पेड़ पे नहीं बची जाड़े के समय में। लेकिन रेस्पेक्ट फॉर लोकल कंटेक्स्ट एक और संदर्भ में देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पे लिखा, उन्होंने नुआखाई के संदर्भ में लोगों को बधाई दी। आखिरकार नुआखाई है क्या,
कि धान की नई फसल की बुआई से को हम उत्सव मनाते हैं। राष्ट्र के कई भाग उसका उत्सव मनाते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ लोकल कंटेक्स्ट ये हुआ कि हमारे छात्र छात्राओं को जो शहर में रहते हैं उनको इस बात का पता ही नहीं है कि क्या रबी की फसल होती है, क्या खरीफ की फसल होती है, और जबकि उनकी जीवन यापन से जुड़ा हुआ है कि जब वो जो है अनसीजनल फ्रूट्स है, सब्जी है, जब वो सब खाएंगे वो महंगा मिलेगा तो शोर मचाते हैं। मुझे एक याद है कि कुछ समय पहले जब मैं भारत में रहता था तो कुछ परिवार के मित्र घूमने आए थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि भिंडी कैसे होती है, मूली जमीन के नीचे होती है कहीं। और ये मजाक के रूप में नहीं बोल रहा हूं। तो जो लोकल कंटेक्स्ट से, लोकल परिवेश से हमारी शिक्षा जो है अलग कर दी गई है। हमें जो है जितना विदेश के बारे में पता होगा, भारत के बारे में शायद उतना अच्छी तरह से पता ना हो। और ये मैं उसके संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ कि हिमालय और गंगा नदी और इन सब के बारे में बतलाना। मेरा मतलब इससे यह है कि लोकल कंटेक्स्ट से किस तरह शिक्षा जुड़ी हुई है, इसके बारे में अभी भी काफी गैप है, और उसको शिक्षा नीति ने इसको एड्रेस करने की बात करी है। अंत में मैं अब 5 मिनट पर खत्म करने जा रहा हूं। वर्ल्ड बैंक एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि ये कहता है ईच एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग रेजेस अर्निंग बाय 8 to 10%। मैं ग्राफ दिखाना चाहता था लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं इस समय, इसमें समय लग जाएगा। प्रत्येक ग्रेड जो अगली ग्रेड जो बच्ची पढ़ती है उससे उसकी जो अर्निंग है वो 8 to 10% बढ़ जाती है। महिलाओं के केस में और अधिक बढ़ती है। मतलब अगर आप जब कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप जो है हो सकता है गिट्टी तोड़े किसी मकान की बिल्डिंग के बाहर, कक्षा 4-5 तक पढ़ गए तो हो सकता है बढ़ईगिरी का काम करें, या हो सकता है आप जो है ईट गट वो लगाएं, मिस्त्री का काम करें। मैं एक बेसिक उदाहरण दे रहा हूं। हर एक क्लास पढ़ने से उस महिला की, उस कन्या की जो इनकम है, आय है, 8 से 10% बढ़ जाती है। या एविडेंस बेस्ड स्टडी में बतला रहा हूं आपको। और ये कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहता है, मोर एजुकेशन इज ऑल्सो लिंक्ड विद लॉन्गर हेल्थियर लाइफ्स। इट हैज लास्टिंग बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज ए होल। मैं फिर रिपीट करता हूं कि मोर एजुकेशन, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप एमए करिए, बीए करिए, पीएचडी करिए। अधिक शिक्षा लंबी और स्वस्थ जीवन से जुड़ा हुआ है, और व्यक्ति विशेष और समाज के लिए लास्टिंग बेनिफिट वो क्रिएट करता है। अंत में मैं नोबेल प्राइज विजेता थे एंगस डेटन, उन 2015 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। ये कुछ चीजें बोलते हैं, कुछ कोट मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास पुस्तक है, तो मैं इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था इसके लिए। ग्रेट एस्केप्स, हेल्थ, वेल्थ एंड ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें प्रोफेसर एंगस डेटन लिखते हैं, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन मे बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बेटर हेल्थ इन लोअर इनकम कंट्रीज टुडे। फिर वह एक चीज और कहते हैं, और ये मेरा लास्ट कोट रहेगा। ये कहते हैं एंगस डेटन, इफ द एजुकेशन ऑफ वर्कर्स फॉल्स बिहाइंड व्हाट द मार्केट इज लुकिंग फॉर, ध्यान से सुनिएगा, if the education of workers falls behind what the market is looking for, the price of education will rise. The earnings of more educated workers will pull ahead and inequality will increase. तो अगर जो है जो हमारे युवा युवती हैं उनकी एजुकेशन पीछे रह जाती है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से पीछे रह जाती है, तो एजुकेशन की प्राइस बढ़ जाएगी, जो हम भारत में देख रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो एकदम से ज्यादा अर्निंग करने लगते हैं, और इससे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। शिक्षा नीति इस इनइक्वालिटी को समाप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा नीति में जिन कुछ भारतीय स्कॉलर्स की बात करी गई है, शुरू में ही पेज 4 पे ही है, उसमें उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसमें कई महानुभावों की बात करी गई, इसमें मैत्री और गार्गी को भी शामिल करा गया है। तो यह मैं कहना चाहूंगा कि यह शिक्षा नीति के लिए सरकार को साधुवाद मिलना चाहिए, और यह शिक्षा नीति इक्वलिटी के पैमाने पे, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के पैमाने पे, दिव्यांगों के शिक्षा के पैमाने पे, समाज के आर्थिक और पिछड़े और कल्चरल रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे और बच्चियों के बारे में, इन सब को साथ लेकर के चलने के बारे में चलती है। न्यूमरेसी और लिटरेसी की बात करती है। बाकी पीएचडी और रिसर्च वगैरह बात की बात है, बहुत बात की बात है। पहले हम इसको तो फिक्स कर दें, न्यूमरेसी और लिटरेसी इसकी बात करती है। इसको सैनिटेशन से, इसको स्वास्थ्य से, इसको निर्धनता से जोड़ती है, इसको जो है इक्विटी और पैरिटी और इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी से जोड़ती है। इन सब के लिए शिक्षा नीति
डेफिनेटली प्रशंसा के योग्य है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।